नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। कब हुई थी वेदों की रचनाएं, इसे लेकर कुछ तथ्य हैं, अनेक भ्रम हैं और कतिपय एजेंडे भी हैं। एक धार्मिक सनातनी व्यक्ति के रूप में वेदों को अपौरुषेय देखना उचित है। यह इन महान कृतियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की सही अभिव्यक्ति हो सकती है। जैसे ही हम वेदों को अपौरुषेय बताकर और मानकर उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, अनेक तर्कवादियों के पास भारतीय मत मान्यताओं का परिहास करने के कारण उपलब्ध हो जाते हैं। हम तर्कवादियों के आधारों की ओर भी चलेंगे, परंतु पहले अपौरुषेय का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। इस संबंध में स्पष्टतः यह दृष्टिकोण है कि ऋषयः मंत्र दृष्टारः, अर्थात हमारे ऋषि मंत्र दृष्टा रहे हैं। इसी मंत्र दृष्टा बिंब के कारण मुझे वेदों को अपौरुषेय कहने में कोई भ्रांति, जटिलता अथवा अतिशयोक्ति नहीं दिखाई पड़ती। इसके पीछे कारण केवल आस्था नहीं है, अपितु चिंतन की स्वाभाविक प्रक्रिया प्रत्येक रचनाक्रम को अपौरुषेय बना देती है। आज के उदाहरण से ही इसे समझने का यत्न करते हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार का सृजन करते हैं, वह चाहे लेखन, काव्य कर्म हो, चित्रकला हो अथवा मूर्तिकला हो, तो ठहर कर स्मरण कीजिए, आपको सर्जनाएं अपौरुषेय प्रतीत होंगी। श्रेष्ठतम विचार मानो किसी दैवीय प्रेरणा से आपके अवचेतन में उत्पन्न हुआ होगा। वेद की प्रत्येक ऋचा अपौरुषेय ही है, जो दैवीय प्रेरणा से ऐसे ही अवचेतन में उत्पन्न हुई और श्रुति परंपरा का हिस्सा बन, जिन्होंने अपने संकलन से पूर्व पीढ़ियों दर पीढ़ी विमर्शपूर्ण यात्राएं की हैं। यही कारण है कि न तो वेदों को कालातीत मानने में कोई समस्या है, न ही उनके संकलन का आरंभ जानने के लिए होने वाले काल निर्धारण के प्रयासों से कोई असुविधा। ऐसे प्रयास हमारी वैज्ञानिक दृष्टि और इतिहास बोध को ही नव आयाम प्रदान करते हैं। वस्तुतः अपौरुषेय तो विचार हैं, वे जैसे जैसे संकलित हुए उनमें पौरुषेयता समाविष्ट हुई। यही कारण है कि जो वेदों की रचना को काल क्रमानुसार निर्धारित करने का यत्न करते हैं, वे भी अपने स्थान पर ठीक ही हैं। वैदिक ऋचाओं के मर्म अपने मूल रूप में कब अवतरित हुए, इसकी कोई गणना प्रस्तुत नहीं की जा सकती, परंतु कब वे समन्वयित हुए, संकलित किए जाने लगे, इसकी आदि तिथि की खोज भारतीय इतिहास को दृष्टि प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अन्यथा हमें मैक्स मूलरों की माननी पड़ेगी, जो हमारे ही ग्रंथों का विकृतीकरण करते हुए यह टिप्पणी भी करते हैं, मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत में कोई भी अपने को संस्कृतज्ञ नहीं कह पाएगा। अब तक भारतीयों ने अपने प्राचीन ऋषियों की वाणी का संग्रह तक नहीं किया है। मैक्स मूलर कभी भारत नहीं आया, कभी यहां की ज्ञान परंपरा का स्वयं बोध प्राप्त नहीं किया। वह मैकाले के लिए यही लिख सकता था, परंतु श्रुति परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचने वाली वैदिक ऋचाओं के आदि तक पहुंचने के जो प्रयास हुए हैं, उन पर इतिहास के विद्यार्थी के रूप में समग्र दृष्टि डालने के लिए उपलब्ध विविध मत मान्यताओं की समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। अब तक उपलब्ध ज्ञान और साक्ष्यों के आधार पर हम वैदिक साहित्य का उनकी रचना के दृष्टिकोण से तीन विभेद कर सकते हैं: संहिता काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। पहले
संहिता काल की बात करते हैं। वेदों को संहिता अथवा अंग्रेजी में कलेक्शन कहा जाता है। हमारे पास उपलब्ध 4 संहिताएं हैं, जिनमें सर्वाधिक प्राचीन है ऋग्वेद संहिता, तत्पश्चात सामवेद जिसका उद्देश्य गायन था। यजुर्वेद में ऋचाओं का संग्रह सहित गद्य खंड भी विद्यमान है, जो कि मूलतः याज्ञिक प्रार्थनाओं का संकलन है। यही 3 संहिताएं प्राचीन काल में मान्य थी तथा इन्हें त्रयी कहा जाता था। अथर्व संहिता ने वेद का स्थान बहुत बाद में ग्रहण किया है। कालखंड बदला और ब्राह्मण काल का प्रादुर्भाव हुआ। इन समयों में वेदों की ऋचाओं का याज्ञिक महत्व बढ़ने लगा। अब यज्ञों का विधान करने वाले जिस साहित्य का निर्माण हुआ उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मणों की रचना आद्योपांत गद्य में हुई। इन्हें भारोपीय परिवार के प्राचीनतम गद्य का उदाहरण भी कहा जा सकता है। ब्राह्मणों के तुरंत बाद आरण्यक और उपनिषद आए। वैदिक वांग्मय की तीसरी विकासावस्था का समय सूत्र काल है। श्रौत सूत्र श्रुति पर आधारित हैं तथा गृह सूत्रों की आधार भूमि स्मृति है। प्रातिशाख्य सूत्रों में उच्चारण, स्वरित और ध्वनि परिवर्तन पर विचार हुआ है। अनेक भाषाविदों तथा विद्वानों ने वैदिक वांग्मय के संहिता काल से सूत्र काल तक के समय को कम से कम 2000 साल माना है। हम विवेचना करें तो अतीत ही साक्षात नहीं होता। हम विश्व की सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक संपदा के प्रति भी अपनी जानकारी को समृद्ध कर पाते हैं। निजी तौर पर मैं मैक्स मूलर को वेदों का विकृतकर्ता मानता हूं, तथापि कालक्रम के दृष्टिगत उनके निष्कर्षों को जानना चाहिए। मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। इस आधार पर सूत्र काल सबसे अंतिम है। इस काल के अंतर्गत अनुक्रमणि, परिशिष्ट आदि ग्रंथों को माना जाता है। अनुक्रमणि के लेखकों में शौनक और कात्यायन का बहुत अधिक महत्व है। शौनक ने ऋग्वेद पर अनुक्रमणि लिखा तथा कात्यायन ने 2 सर्वानुक्रमणि, एक ऋग्वेद पर और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद पर लिखा। शौनक ने मिश्रित श्लोकों की रचना की है तथा छंदों के साथ पूरी स्वतंत्रता का व्यवहार किया है। इसके विपरीत कात्यायन ने गद्य में लिखा है। शौनक का विभाजन मंडल, अनुवाक और सूत्र में है, पर इसके विपरीत कात्यायन ने अष्टक, अध्याय और वर्ग में किया है। दोनों ही ने शाकल और बाष्कल की शाखा का अनुसरण किया है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों एक ही शाखा से संबंधित थे तथा शौनक पूर्ववर्ती थे। अब समय के अनुसार शौनक और कात्यायन को रखने का प्रयास करते हैं। यह निर्विवाद है कि सम्राट चंद्रगुप्त के कालखंड में कात्यायन उनके अमात्य हुआ करते थे। इस आधार पर कात्यायन का काल 325 ईसा पूर्व मान लेना चाहिए। इस तिथि को केंद्र में रखकर देखें तो महर्षि पतंजलि का काल 2वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। अतः आश्वलायन का काल 350 ईसा पूर्व मानना होगा एवं शौनक का 400 ईसा पूर्व। ध्यान रखना होगा कि सूत्र के प्रथम लेखक शौनक नहीं थे, अतः सूत्र काल का आरंभ 600 ईसा पूर्व में माना जा सकता है। समस्त उपलब्ध जानकारियों का समग्रीकरण किया जाए तो सूत्रकाल 600 से 200 ईसा पूर्व की परिधि में आ जाता है। अब सूत्रकाल से पीछे चलना होगा, तभी हम ब्राह्मण काल की समय रेखा तक पहुंच सकेंगे, जिसे 800 से 500 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। मंत्र काल 1000 से 800 ईसा पूर्व और संहिता काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। मैक्स मूलर ने इस आधार पर ऋग्वेद के
प्राचीनतम अंश का रचना अथवा संकलन काल 1200 ईसा पूर्व माना है। देखा जाए तो मैक्स मूलर की इस विचारधारा में अनेक प्रकार के दोष हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैक्स मूलर ने निरपेक्ष व्याख्या नहीं की है, अपितु जानबूझकर अवधि को सीमित करने का प्रयास किया है। दुर्भाग्य से अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने मैक्स मूलर से मतभेद रखते हुए भी उसी की स्थापना के आसपास काल का निर्धारण किया। जिन्होंने मैक्स मूलर की परिपाटी ग्रहण की, उन विद्वानों ने ऋग्वेद के संकलन के आरंभ की अवधि को लगभग 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है। मुख्य उदाहरणों में देखें तो ऐत्रेय ब्राह्मण की भूमिका में होग ने ऋग्वेद का काल 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व माना है। व्हिटनी ने स्टडी ऑफ लैंग्वेज तथा लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज में क्रमशः ऋग्वेद का रचना काल 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तथा 2000 ईसा पूर्व माना है। वेन्फी ने संस्कृत व्याकरण की भूमिका में ऋग्वेद का रचना काल 2000 ईसा पूर्व माना है। ब्लूमफील्ड ने रिलीजन ऑफ द वेदास में इसी बात को 2000 ईसा पूर्व माना है। मैकडोनल की मान्यता 1300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की है। एफ मूलर, विल्सन, ग्रिफिथ आदि ऋग्वेद का रचना काल 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। केशी ने ऋग्वेद का रचना काल 2000 ईसा पूर्व माना है। विंटरनित्स ने यह समय 2500 ईसा पूर्व माना है। सम्राट चंद्रगुप्त की समयावधि के बैक कैलकुलेशन से मैक्स मूलर की गणना को आधार मानकर अधिकतम 2500 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद के संकलन समय की आरंभिक अवधि को पाश्चात्य विद्वानों ने मान्य किया है। लेकिन जैसे ही हम ज्योतिष संबंधी तथ्यों को उपलब्ध जानकारी के साथ समाविष्ट करते हैं, ऋग्वेद की मान्य रचनावधि और भी पीछे चली जाती है। मैक्स मूलर के मत की प्रतिक्रिया में जर्मन विद्वान याकोबी ने ज्योतिष संबंधी तथ्यों के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया। उन्होंने वैदिक साहित्य के काल निर्धारण के लिए विभिन्न ऋतुओं तथा नक्षत्रों में वर्षारंभ की स्थिति तथा ग्रह सूत्रों में प्रचलित ध्रुव दर्शन की प्रथा को आधार बनाया। अपने साक्ष्यों के आधार पर जैकोबी लगभग 4500 से 2500 ईसा पूर्व एक विकसित सभ्यता की अवस्थिति को चिन्हित करते हैं और इसी के उत्तरार्ध का समय ऋग्वेद संहिता का मानते हैं। अर्थात याकोबी के अनुसार 4500 से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचना अथवा संकलन काल है, जबकि 3000 से 2000 ईसा पूर्व ब्राह्मणों का रचना काल है। याकोबी के कार्य के समानांतर ही बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष संबंधी तथ्यों को आधार बनाया। याकोबी की गणनाएं व साक्ष्य अकाट्य थे, परंतु उनकी अनेक चूक को बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुधारा गया। उनके द्वारा की गई गणनाएं ऋग्वेद के रचना काल को 6000 ईसा पूर्व का सिद्ध करती हैं। याकोबी और बाल गंगाधर तिलक की गणनाओं के आधार व निष्कर्षों पर पहुंचने का तरीका बहुत वैज्ञानिक है। हम इस पर एक अलग कार्यक्रम में सभी गणनाओं और रेखा चित्रों सहित चर्चा करेंगे। अभी यह जानना आवश्यक है कि मैक्स मूलर से लेकर तिलक तक किए गए प्रयास वेदों की पुरातनता को तो निर्विवाद बताते हैं। ध्यान देना होगा कि केवल ज्योतिष की गणनाएं ही नहीं, अपितु कतिपय विद्वानों ने पौराणिक वंश तालिका के आधार पर भी काल निर्धारण प्रस्तुत किया है। पुराणों में अनेक राजवंशों की तालिका दी गई है। उनकी ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता में संदेह केवल पूर्वाग्रही ही करते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का समग्रीकरण व संकलन
कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, जो महाभारत कालीन व्यक्ति थे। यदि उनके संकलन का समय 15वीं सदी ईसा पूर्व माना जाए तो ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों का रचना काल उसके पूर्व का ही मानना होगा। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में देवादि और शांतनु का नाम भी आया है। यदि हम महाभारत युद्ध के पहले के ज्ञात राजवंशों की तालिका को ध्यान पूर्वक विवेचित करें तो हम उस कालखंड से 1500 ईसा पूर्व तक पहुंच जाते हैं। निर्विवाद है कि वेदों की रचना अथवा आरंभिक संकलन महाभारत कालखंड से किसी भी स्थिति में 1500 वर्ष और पहले हुआ होगा। इस आधार पर ऋग्वेद का आरंभिक मंत्र 3000 ईसा पूर्व अथवा इससे पूर्व ही सृजित संकलित किया गया होगा। वस्तुतः सभी साक्ष्यों और विद्वानों के श्रमसाध कार्य से वेदों की पुरातनता प्रमाणित होती है, यद्यपि काल का सही निर्धारण अब तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में विंटरनित्ज के इस मत को सहज स्वीकार करना होगा जब वे कहते हैं, उपलब्ध तथ्य यह स्वीकार करते हैं कि वैदिक काल एक अज्ञात काल से, जिसे हम क कह सकते हैं, से आरंभ होकर 800 ईसा पूर्व के मध्य तक था। हम आज भी इस अपौरुषेय महान रचनाओं की बुनियाद को तलाश रहे हैं, लेकिन अपने पुरखों की विद्वत्ता का कोई सूत्र, कोई थाह अब तक भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।